प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा शिक्षण में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं अर्जुन लाल जाट, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, SVP राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर, स्नातक द्वितीय वर्ष, विषय समाजशास्त्र से आज का हमारा शिक्षण बिंदु है अनुसंधान अभिकल्प की विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर ऑफ रिसर्च डिजाइन। पिछली कक्षाओं में हमने रिसर्च डिजाइन के बारे में पढ़ा था, अर्थ परिभाषाएं जानी थी। आज हम जानेंगे कि रिसर्च डिजाइन का सब्जेक्ट मैटर क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, रिसर्च डिजाइन या अनुसंधान अभिकल्प के सब्जेक्ट मैटर में निम्न बातें शामिल होनी चाहिए। इसके निम्न तत्व हैं। शोध का विषय, पहला तत्व है सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च या टॉपिक ऑफ रिसर्च। शोध करने से पहले हमें शोध विषय का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। उसका क्षेत्र क्या है, उसकी सीमाएं क्या हैं, इनका पता होना चाहिए। उसके स्वरूप के निर्धारण के लिए सरकारी, गैर सरकारी, व्यक्तिगत पुस्तकालयों या परिवेश संबंधी उपलब्ध अध्ययन स्रोतों का जानकारी होनी चाहिए। अर्थात हमारा टॉपिक स्पष्ट होना चाहिए। टॉपिक से जुड़ी हुई जो बातें हैं, उसकी सीमाएं, उसके क्षेत्र हैं, उसके अध्ययन सामग्री के बारे में है, वो हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। ये रिसर्च डिजाइन का पार्ट है। दूसरा है नेचर ऑफ रिसर्च, अध्ययन की प्रकृति। हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसकी प्रकृति क्या है, प्रकार, स्वरूप निर्धारित करना पड़ता है। सांख्यिकी, व्यक्तिगत, तुलनात्मक, प्रयोगात्मक, विश्लेषणात्मक, अन्वेषणात्मक या मिश्रित प्रकार का हो सकता है, यानी किसी भी रूप में हो सकता है। लेकिन हमें रिसर्च डिजाइन में रिसर्च के नेचर को तय करना होता है, प्रकृति को तय करना होता है। तीसरा है प्रस्तावना एवं पृष्ठभूमि। जो हम रिसर्च कर रहे हैं उस विषय को चुनने की हमें पृष्ठभूमि बतानी पड़ती है। आखिर हमने वही विषय क्यों चुना, आखिर क्या आवश्यकता पड़ी कि हमें वो विषय चुनना पड़ा, इसकी शुरुआत करनी पड़ती है। इससे हमें ये पता चल पाता है कि शोधकर्ता उक्त विषय में रुचि, समस्या, स्थिति क्या थी। अर्थात शोधकर्ता ने जो विषय चुना उसमें शोधकर्ता की रुचि कैसी थी, समस्या क्या थी और परिस्थिति कैसी रही। अब तक प्राप्त परिणामों में व्याप्त कमियों एवं त्रुटियों को दूर किया जाना किस प्रकार संभव एवं वांछनीय। इसी विषय में अगर आज तक कोई अध्ययन हुआ है, उस अध्ययन में क्या त्रुटि हुई, उसके क्या परिणाम हुए, और यदि त्रुटियां हुई तो उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं, ये सब प्रस्तावना और पृष्ठभूमि में तय किया जाता है। अगला है अध्ययन का सामाजिक एवं सांस्कृतिक, राजनीतिक व भौगोलिक संदर्भ। कोई भी हम अध्ययन करते हैं, कोई भी जो समस्या अनुसंधानकर्ता के लिए अपरिहार्य हो जाता है कि वो जिस समस्या का अध्ययन कर रहा है उसके संबंध में समाज और संस्कृति और पर्यावरण की स्थिति क्या है, समाज के मूल्य, मान्यताएं, परंपराएं, मानदंड इसके संबंध में क्या करें, उसके संबंध में राजनीतिक मूल्य क्या है, वहाँ की राजनीतिक संस्कृति क्या है, साथ ही भौगोलिक संदर्भ, क्योंकि मानव व्यवहार के ऊपर भौगोलिक तत्वों का प्रभाव पड़ता है। जलवायु, स्थिति, प्राकृतिक बनावट, प्राकृतिक उत्पादन के तरीके, इन सब का प्रभाव मानव व्यवहार पर पड़ता है। तो भौगोलिक परिवेश की जानकारी भी होनी चाहिए, और यदि संभव हो तो आर्थिक परिवेश को भी शामिल किया जाना चाहिए। अर्थात हमारी जो समस्या है उसमें सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक कारक कहाँ तक प्रभावित कर रहे हैं, क्या प्रभाव है, इसकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए। अगला तत्व है अवधारणा एवं उपकल्पना। जब हम अनुसंधान अभिकल्प तैयार करते हैं, रिसर्च डिजाइन करते हैं, तो हमें कोई सिद्धांत या अवधारणात्मक रूपरेखा को आधार बनाना होता है। उसका उल्लेख करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि उन्हीं अवधारणाओं या सिद्धांतों के आधार पर हम कार्यकारी परिभाषाएं तय करती हैं, और उन कार्यकारी परिभाषाओं के आधार पर हम अध्ययन बिंदु को स्पष्ट करते हैं। तो इस प्रकार से अवधारणा का
होना आवश्यक है, और अवधारणा के आधार पर हमारी उपकल्पनाएं तय होती हैं, तो उपकल्पनाएं तय होनी चाहिए। साथ ही ये भी बताया जा सकता है कि किन किन चरों को केंद्रीय विषय बनाया जा सकता है तथा उनसे संबंधित कौन कौन सी उपकल्पनाओं का निर्माण किया जा रहा है। जब अवधारणात्मक स्पष्टीकरण हो गया तो हमारी जो चर हैं उन चरों को किस किस को मुख्य केंद्रित किया जाएगा, किसको, और उन चरों का अन्य से क्या संबंध है, और इन्हीं के आधार पर हमारी उपकल्पना का निर्माण होगा। अगला है काल निर्देश। कोई भी जो अध्ययन होता है वो समय की सीमाओं के साथ बंधा होता है। बिना समय की सीमाओं के अध्ययन की सार्थकता नहीं रह पाती है। तो हमें ये बताना आवश्यक हो जाता है कि हमारा जो शोध है वो किस समय, किस काल और किस परिवेश से संबंधित है। मान लीजिए कोई अनुसंधान करता है या अध्ययन कर रहा है महिलाओं की सामाजिक स्थिति। अब महिलाओं की सामाजिक स्थिति कब, स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता से पहले, अंग्रेजी शासनकाल के दौरान, मुगल काल के दौरान, कब, या मुगल काल और आधुनिक भारत के तुलनात्मक स्थिति। इस प्रकार से एक शोधकर्ता को रिसर्च डिजाइन में काल का निर्देश अवश्य तय करना चाहिए, किस समय का अध्ययन होगा। अगला बिंदु है तथ्य सामग्री के चयन के आधार एवं संकलन प्रविधियां। जो हमने शोध बिंदु तय किया है तो रिसर्च डिजाइन में हमें यह तय करना पड़ेगा कि तथ्य सामग्री, हम जो अध्ययन करेंगे उसके जो फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, कहाँ से प्राप्त करेंगे, किस प्रकार से उनका संकलन करेंगे और कौन सी प्रविधियां उनके लिए हम चयन करेंगे। तथ्य सामग्री के चयन के आधार बताएं, निश्चित किए जाएं और उनका औचित्य भी स्पष्ट किया जाए। तथ्य सामग्री के जो आधार हमने तय किए, आखिर उनका औचित्य क्या था, क्यों वही आधार हमने चयनित किए, ये हमारे लिए बताना आवश्यक हो जाता है। ये आधार अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे प्रलेख, लेख, भौतिक, वैचारिक, प्रक्षेपणीय आदि अनेक प्रकार के हो सकते हैं। इसी प्रकार हमें तथ्य संकलन की जो प्रविधियां हैं वो तय करनी पड़ेंगी। अब वो अवलोकन हो सकता है, अनुसूची हो सकती है, प्रश्नावली हो सकती है, साक्षात्कार हो सकता है, या अन्य कोई प्रविधि हो सकती है। लेकिन रिसर्च डिजाइन में हमें यह तय करना पड़ेगा कि हमारे तथ्य सामग्री और उसके संकलन के लिए हम किस प्रविधि का उपयोग करेंगे और किस प्रकार करेंगे। तो यह रिसर्च डिजाइन का एक महत्वपूर्ण आधार हो सकता है। दूसरा, विश्लेषण और निर्वचन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। जब हमने तथ्य संकलित कर लिए तो अगला जो चरण है वो होता है सारणीकरण, वर्गीकरण, विश्लेषण। हम किस प्रकार तथ्यों को विभिन्न सामग्रियों में वर्गीकृत करेंगे, किस प्रकार से हम उनका विश्लेषण करेंगे, अर्थात तथ्यों के वर्गीकरण का आधार हम किस प्रकार से करेंगे। निर्वचन में कौन सी पद्धतियों का सहारा लिया जाएगा, ये भी हमें तय करना पड़ेगा, अथवा उसकी सामान्यता या प्रमाणिकता की मात्रा क्या होगी, आदि बातों का उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है। संकलित तथ्य जब तक विश्लेषण और निर्वचन नहीं होगा, अर्थात व्याख्या नहीं होगी, तब तक हमारी जो संकलित सामग्री है उसका कोई सार नहीं निकल पाता है। तो ये आवश्यक हो जाता है कि जो संकलित तथ्य हैं उनका वैज्ञानिक तरीके से वर्गीकरण, सारणीकरण और विश्लेषण होना चाहिए और उनकी व्याख्या, निर्वचन भी होना चाहिए। इसी प्रकार अगला चरण है सर्वेक्षण, काल, समय एवं धन। जब हम अनुसंधान कर रहे हैं तो हमें ये आवश्यक हो जाता है कि हम जो सर्वेक्षण करेंगे वो सर्वेक्षण की काल अवधि क्या होगी, कब से कब तक वो सर्वेक्षण होगा, उसमें कितना समय लगेगा और सर्वेक्षण कितनी बार किया जाएगा, उसमें श्रम की स्थिति क्या होगी, कितना श्रम लगेगा, मानवीय श्रम, और दूसरा कितना धन, अर्थात काल, समय, श्रम और धन का उल्लेख भी करना चाहिए। कितना धन खर्च करना पड़ेगा, कितना समय खर्च करना पड़ेगा, इस प्रकार की बातें रिसर्च डिजाइन में शामिल होनी चाहिए।
यदि उपयुक्त 10 जो बिंदु हैं वो हम अपने रिसर्च डिजाइन में शामिल करते हैं तो वास्तव में एक अच्छी रिसर्च डिजाइन हमारी तैयार हो जाती है। और एक अच्छी रिसर्च डिजाइन न केवल अनुसंधानकर्ता के लिए उपयोगी है बल्कि अनुसंधान परिणामों को सार्थक बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। इससे अनुसंधानकर्ता के जो व्यक्तिगत मूल्य, भावनाएं, अभिवृत्ति है उससे भी अनुसंधान मुक्त हो जाता है और मूल्य मुक्त अनुसंधान होता है। इसलिए एक अच्छे अनुसंधानकर्ता को एक अच्छी रिसर्च डिजाइन अवश्य बनानी चाहिए और उस रिसर्च डिजाइन में निम्नांकित जो बातें हैं उनको अवश्य शामिल करना चाहिए ताकि शोध की दशा और दिशा दोनों सदैव स्पष्ट रहें और सार्थक जो परिणाम हैं वो सामने, ताकि अनुसंधान से समाज और राष्ट्र और अनुसंधानकर्ता लाभान्वित हो सके। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अनुसंधान अभिकल्प के ऊपर विस्तार से चर्चा की। मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से आप इससे लाभान्वित हुए होंगे। धन्यवाद।